मंडावली चिंगी जो मनीष सिसोदिया जी का विधानसभा क्षेत्र है उसकी स्थिति है। ये दिल्ली नगर निगम का जो मुख्यालय है जहां बैठकर शैली ओबराय कहती थी कि हम हमने ठीक कर लिया और सब तैयार है, ये उसके पास का दृश्य है। ये बिंदापुर नजफगढ़ का दृश्य है, कैलाश गहलोत जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये 100 फटा रोड बुराड़ी है। ये दुर्गा विहार है देवली विधानसभा में। मतलब ये दिल्ली के हर कोने से आपके देखने के लिए आया है। संगम विहार के लोगों की बदकिस्मती है कि वो दिल्ली और संगम विहार में रह रहे हैं। पूरे दिल्ली की तरह यहाँ आप देखेंगे भाई साहब आप ले आते तो हम आईटीओ भी दिखा देते। आईटीओ तो हमने खुद देखा मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वे प्रेस वार्ता को औपचारिक रूप से प्रारंभ करें। धन्यवाद प्रवीण जी। मंच पर उपस्थित श्री अरविंदर सिंह लवली जी, श्री नीरज बसोया जी, हरीश खुराना जी और उपस्थित सभी मीडिया के साथियों, थोड़ा विलंब हुआ आने में आज, कारण आप लोग स्क्रीन पे देख ही रहे थे। संतोष आनंद की बड़ी खूबसूरत पंक्ति है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। और इसको देखने के बाद लगता है कि आम आदमी पार्टी के काले कारनामों जैसा। पूरा का पूरा इकोसिस्टम आम आदमी पार्टी का एक ही बात करता है कि जैसे उनके मंत्री आतिशी सौरभ भारद्वाज बोलना शुरू करें उसके बाद झूठ बोलिए, लगातार बोलिए और पूरा दिन बोलते रहिए। हमने मानसून की तैयारी कर दी है, हमने नालों की सफाई कर दी है, हमने पूरी तैयारी कर दी है। अगर पूरी तैयारी कर दिया तो फिर संगम विहार, देवली, बुराड़ी, किशनगंज, आईटीओ ये सब पानी से भरे हुए क्यों है? और अभी बारिश बहुत कम मात्रा में हो रही है, मानसून अभी आ रहा है। दिल्ली को उसके हाल पर छोड़ देना और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलना, ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है। नालों से गाद निकली भी है, जैसे हमने बताया कि 714 नाले थे तो कुछ 150 पे काम हुआ है, तो वो गाद वहीं की वहीं पड़ी और आज बारिश के बाद फिर दोबारा से वो नालों में चली। प्रेजेंटेशन आपने देखी, प्रवीण शंकर जी ने अभी दिखाई कि इतनी सी बारिश में जो है ये स्थिति है। और पीछे बारिश हुई, आपने स्थिति देखी थी, और आज के बाद बारिश और आगे बढ़ेगी जो प्रेडिक्शन है मानसून की। और हमने इस चेताने के लिए जो है हमने जो है वीरेंद्र जी के नेतृत्व में जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसलिए की है। ये कहते हैं बार बार कि जेल से हम सरकार चला देंगे। दिल्ली में फ्लडिंग क्यों हो रही है? दिल्ली में फ्लडिंग इसलिए हो रही है, हालांकि सच बात तो ये है कि पिछले 10 साल से ही ये कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मेजर फ्लडिंग क्या है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अवेलेबल नहीं है। अब आप मेरे से प्रश्न पूछेंगे कि मुख्यमंत्री अवेलेबल नहीं है तो क्या हुआ? बार बार ये सरकार रोना रोती है कि केंद्र सरकार हमारे अधिकारों में कटौती कर रही है, केंद्र सरकार हमको ये काम नहीं करने दे रही, हमको वो काम नहीं करने दे रही। मैं खुद अर्बन डेवलपमेंट मंत्री रहा हूं और लंबे समय तक अर्बन डेवलपमेंट मंत्री रहा हूं। दिल्ली के अंदर इस फ्लडिंग की सिचुएशन के लिए 1977 के बाद, जब 1977 में फ्लड आई थी, उसके बाद जो टाइम टू टाइम, जब 93 में मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उस समय की केंद्र सरकार ने एक एपेक्स कमेटी बनाई थी, जिसको बाद की सभी सरकारों ने, चाहे उसके बाद जनता दल की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, भारतीय जनता पार्टी की अब नरेंद्र मोदी जी वाली सरकार रही हो, होम मिनिस्ट्री की स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब ये है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को वो अधिकार दिए हुए हैं, ये अधिकारों का रोना रोते हैं। एक एपेक्स कमेटी होम मिनिस्ट्री की डायरेक्शन के ऊपर दिल्ली सरकार की है। उस एपेक्स कमेटी, फ्लड की एपेक्स कमेटी का चेयरमैन दिल्ली का मुख्यमंत्री होता है। उस एपेक्स कमेटी में सारे मिनिस्टर उस एपेक्स कमेटी के मेंबर होते हैं।
और वो एमएलएस जिनकी लो लाइंग एरियाज में कॉन्स्टिट्यूंसी है, उन 6-7 एमएलएस को भी उस एपेक्स कमेटी का मेंबर बनाया जाता है। इसके अलावा दिल्ली का मुख्य सचिव, उसका सेक्रेटरी होता है। दिल्ली का प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी डिविजनल कमिश्नर रेवेन्यू, डिविजनल कमिश्नर जो दिल्ली का है, वो उसका सदस्य होता है। अर्बन डेवलपमेंट का सेक्रेटरी उसका सदस्य होता है। यहां तक कि दिल्ली के जो आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर हैं तीनों दल के, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे वो मिलिट्री है, चाहे वो नेवी है, तीनों के कमांडिंग ऑफिसर, ऐसा मौका पहली मर्तबा होता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री आर्मी के ऑफिसर्स को भी डायरेक्शन दे सकता है काम करने के लिए। ये इस एपेक्स कमेटी के पास पावर है। इसके अलावा रिवर मैनेजमेंट का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो चीफ इंजीनियर है दिल्ली का, वो इस एपेक्स कमेटी का मेंबर होता है। यानी कि जो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर के नीचे सबसे बड़ा इंजीनियरिंग ऑफिसर है, उसको डायरेक्शन देने की पावर चीफ मिनिस्टर के पास है। ऐसी पावर इस कमेटी के पास है। कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली का, स्पेशल कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक पुलिस, इन सब के लिए मैंडेटरी है इस मीटिंग में आना और इस मीटिंग की जो है उनसे डायरेक्शन लेना। डीडीए का वाइस चेयरमैन, इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट, एमसीडी कमिश्नर, दिल्ली जल बोर्ड का सीईओ, हेल्थ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एनडीएमसी का चेयरमैन और एनडीएमसी का चीफ। नॉर्मली एनडीएमसी दिल्ली गवर्नमेंट से ऑर्डर नहीं लेती है, लेकिन एनडीएमसी का कमिश्नर और एनडीएमसी का चीफ इंजीनियर, वो दोनों इसके मेंबर होते हैं। कमिश्नर ट्रांसपोर्ट इसका मेंबर होता है, कमिश्नर फूड एंड सप्लाई इसका मेंबर होता है। वो हॉस्पिटल जो नॉर्मली दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, उसके सब एमएस को जो है बुलाने का अधिकार जो है वो चीफ मिनिस्टर के पास रहता है। बीएसीएस, एनडीपीएल, इवन पहले एमटीएनएल होता था, वो भी एमसीडी के केस में मेयर या चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, मतलब कोई ऐसा जिसका दिल्ली के अंदर जरा सा भी जिक्र हो, जरा सा भी इन्वॉल्वमेंट हो, इस एपेक्स कमेटी के सब मेंबर हैं। और इस एपेक्स कमेटी का काम क्या है? ये एपेक्स कमेटी नॉर्मली, क्योंकि मुझे लंबे समय तक मिनिस्टर रहने का सौभाग्य मिला है दिल्ली के लोगों की सेवा करने का, नॉर्मली ये एपेक्स कमेटी जनवरी के महीने में मिलती थी। क्योंकि अगर आपको जून में के बाद जुलाई और अगस्त में आपको दिल्ली में फ्लडिंग का ध्यान रखना है, इस एपेक्स कमेटी का काम क्या होता था? इस एपेक्स कमेटी का काम था कि लो लाइंग एरिया है, जैसे मिंटो रोड पे हर बारी आप फोटो छापते हो कि पानी भर जाता है, तो वहां पे जो है पंप्स कैसे लगाए जाएं, कैसे पानी को निकाला जाए, क्या डिपार्टमेंट जिम्मेवारी लेगा, कहीं फ्लडिंग हो जाती है, बोट्स का इंतजाम करना पड़े। जैसे पिछली बार फ्लड आ गई थी, मैंने तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब भी आप पार्टी ने हरियाणा के ऊपर डाल दिया था, जबकि सच बात यह थी कि सिल्ट भी नहीं हटी थी और कितने दिन लग गए थे सिल्ट हटाने के लिए ताकि गेट्स खुल सके। और इस बारी जब दिल्ली में पानी का कमी चल रही थी, पानी के लिए मारोमारी हो रही थी, इनके मंत्री जो हैं दिल्ली के अर्बन डेवलपमेंट के, जो है इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट के, वो दावा कर रहे थे, सौरभ भारद्वाज, कि इस बारी हमने सब इंतजाम कर दिया है, दिल्ली में फ्लडिंग नहीं होगी, घूम घूम के। अब उनसे पूछना चाहिए क्या इंतजाम कर दिया। तो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि ये जो एपेक्स कमेटी है, ये जनवरी के महीने में नॉर्मली मिलती थी और जनवरी के महीने में मिलके ये इंतजाम करती थी कि किस एरिया में कैसे होगा, ड्रेन्स डिसिल्ट हुई हैं कि नहीं हुई हैं, सीवेज जब पानी नॉर्मल रूटीन में सीवेज ओवरफ्लो कर रहे हैं तो बारिश का पानी आएगा तो वो उल्टा फेंकेगा कि वो जो है उसको कंज्यूम करेगा पानी को। इसी तरीके से अलग अलग इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए पूरी दिल्ली के अंदर जो है वो ईटीपीज लगी हुई हैं, उनका देखभाल हुआ है कि नहीं हुआ है, कौन आज डिपार्टमेंट क्या देखेगा। और ये तो है नहीं कि खाली मुख्यमंत्री ऑर्डर कर देगा और वो डिपार्टमेंट देख लेंगे। डीडीए की कॉलोनीज के लिए अलग पॉलिसी है, एमसीडी की कॉलोनीज के लिए अलग पॉलिसी है। किसी डिपार्टमेंट को बजट की जरूरत है तो क्योंकि फाइनेंस सेक्रेटरी भी इसका मेंबर है, हाथ के हाथ उसको उस काम के लिए जो है ये कमेटी बजट सेंक्शन करती है। तो ये कमेटी मिलेगी तो बजट सेंक्शन करेगी ना, ये कमेटी मिलेगी तो तैयारी होगी ना। जब मुख्यमंत्री जेल में है तो कौन बुलाएगा इस एपेक्स कमेटी को? जब चेयरमैन जेल में है, ये कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार चला रहे हैं, और हालांकि 10 साल में इन्होंने कभी नहीं करी है तैयारी, इसलिए दिल्ली इस स्थिति में पहुंची है। कोई 1 साल में दिल्ली इस स्थिति में नहीं पहुंची है। और आप हालत यहां तक होगी, अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी जाओगे
और इस एपेक्स कमेटी को अगर आप डाउनलोड करोगे, और मैं तो आज शॉक में चला गया हूं उसको पढ़ के, ये मेरे हाथ में कागज है, इन्होंने एपेक्स कमेटी की मीटिंग का समय भी चेंज कर दिया है। वो उस समय तो मीटिंग बुला ही नहीं रहे। इन्होंने लिखा है कि एपेक्स कमेटी विल नॉर्मली मीट बाय लास्ट वीक ऑफ जून एंड सब्सिक्वेंटली एट सच टाइम्स एज मे बी नेसेसिटेड बाय द एक्सीजेंसी ऑफ फ्लड सिचुएशन एज असेस्ड बाय सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम। अगर कमेटी मिलेगी जून में तो वो जुलाई की तैयारी कैसे कर सकती है? नॉर्मली कोई भी गवर्नमेंट का टेंडर करने का भी मिनिमम टाइम 45 डेज का होता है। उसके लिए बजट सैंक्शन होना है, फिर अखबार में एडवर्टाइजमेंट देनी है, 45 दिन का समय देना है। तो मतलब आप दिल्ली के प्रति इनकी सीरियसनेस कैसी है, आप इनकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिए कि हम नॉर्मली, चाहे वो दिल्ली में 93 से 98 में खुराना जी और साहब सिंह वर्मा जी, सुषमा स्वराज जी की नेतृत्व वाली सरकार रही हो, 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार रही हो, आप सबके मिनट्स तय करिएगा कि मीटिंग का समय जनवरी या फरवरी होता था। इन्होंने खुद अपने ऑर्डर में लिख दिया कि जून में मिलेंगे। जून में मिलके जुलाई की तैयारी कैसे हो सकती है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। और जो कल तक कह रहे थे कि हम जेल में रह के सरकार चला लेंगे, आज दिल्ली में जो नुकसान हो रहा है, लोगों का आवाजाही में परेशानी हो रही है, पानी के कारण दिल्ली की बदनामी पूरे दुनिया भर में हो रही है कि अगर देश की राजधानी के अंदर स्थिति ये है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए भी क्या कोई पड़ोसी राज्य जिम्मेवार है? तो इसलिए हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका अध्यक्ष जी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे भी यहाँ पे आमंत्रित किया है। खुराना जी भी यहाँ पे हैं, नीरज बसोया जी भी हैं, हमें जो सबको आमंत्रित किया है वो इसलिए कि हम इस सरकार को चेताना चाहते हैं। हम केवल और कोरी राजनीति नहीं करना चाहते कि अब लगातार बारिश होएगी, अब तो उठ जाइए, राजनीति करनी बंद करिए, खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतिश्री मत करिए, काम करना शुरू करिए। तो बहुत गंभीर विषय है ये, क्योंकि इस बीमारी के बाद जो इस बारिश की फ्लडिंग के बाद जो बीमारियां फैलेंगी उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा, ये प्रश्न है। हाँ, मैं ही करूँ। दूसरा, अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं एक बात आप लोगों के संज्ञान में लेके आना चाहता हूं। हालांकि कल वीरेंद्र जी ने बड़ी डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं आज कुछ अखबारों में देख रहा था कि दिल्ली की शिक्षा मंत्री ने ये बयान दिया है कि हमने बड़े संघर्ष के साथ जो है इन टीचर्स का ट्रांसफर जो है रुकवा दिया है। आप सबको पता है कि मैं दिल्ली का लॉन्गेस्ट सर्विंग एजुकेशन मिनिस्टर रहा हूं, और शिक्षा एक ऐसी चीज थी जिस पे हमने कभी राजनीति नहीं करी। जो पुराने पत्रकार हैं वो सब जानते हैं, चाहे EWS एडमिशन हो, चाहे नेबरहुड क्राइटेरिया हो, चाहे पब्लिक स्कूल्स के अकाउंट्स की ऑडिट हो, या जो भी रिफॉर्म्स, चाहे पेरेंट टीचर्स मीटिंग हो, पुराने पत्रकार सब जानते हैं कि किसने जो है ये निर्णय लिए थे, किसके समय में जो है ये शुरू हुए थे। उसके बावजूद हमने कभी क्लेम नहीं किया कि ये सब काम जो है इन्होंने नहीं किए, क्योंकि हम शिक्षा जैसी चीज में राजनीति नहीं करना चाहते। बहुत सारे टीचर्स, और ये जो टीचर्स का ट्रांसफर है ये एक दिन में नहीं हो गया, कोई पॉलिसी एक दिन में नहीं मिलती। 3-4 महीने से इन टीचर्स का इशू चल रहा था। बहुत सारे टीचर्स, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, मुझे भी लगातार मिल रहे थे। मंडे को इन टीचर्स का ट्रांसफर होना था। हम सब लोगों ने, हमारे एमपीज ने और मैंने भी, हमने अपने अध्यक्ष वीरेंद्र जी से ये रिक्वेस्ट की कि ये टीचर्स की बहुत जेन्युइन इशू है और ये चारों तरफ धक्के खा खा के थक गए हैं और इनके साथ अन्याय दिल्ली की सरकार कर रही है। आप माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से समय लें, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनके संज्ञान में ये मामला आए। अगर उनको ठीक लगता है तो वो इसके अंदर, और ये इनकी बात जायज़ है। अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि उनके इनिशिएटिव पे टीचर्स का एक डेलीगेशन, जिसमें हम लोग भी मिलने गए, हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के संज्ञान में सब चीज़ों को लेके आए। और तब तक ईमानदारी की बात है कि पूरी डिटेल्स भी उनके पास नहीं थी, क्योंकि ये सरकार तो काम करने में विश्वास ही नहीं है इनका। तो उनके संज्ञान में जब हम सब चीज़ों को लेके आए
और हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने, और अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, जबकि उस दिन संडे था और अगले दिन जो है एक ही कोई वर्किंग डे नहीं था, मंडे को ट्रांसफर्स हो जाने थे, तो उस दिन मीटिंग अरेंज करके उनके संज्ञान में लेके आए। और हम धन्यवाद करना चाहते हैं माननीय उपराज्यपाल जी का, जिन्होंने टीचर्स के दर्द को समझते हुए टाइमली इंटरवीन करा और लीगली जो भी जायज़ कदम हो सकता था उनकी सुनवाई का किया। अब प्रश्न ये है कि पॉलिसी कौन बनाता है? एजुकेशन जो है वो प्योरली ट्रांसफर सब्जेक्ट है। पहले मिनिस्टर कह रही थी कि डायरेक्टर एजुकेशन ने अपने से ऑर्डर निकाल दिया। डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट का एचओडी नहीं है। डायरेक्टर एजुकेशन के पास डायरेक्टरेट की पावर है सारी, ट्रांसफर करने की पावर है सारी, लेकिन पॉलिसी बनाने की पावर जो है वो डायरेक्टर एजुकेशन के पास नहीं है। सेक्रेटरी एजुकेशन जो है वो एचओडी होता है। तो जो भी, और 5000 लोगों का ट्रांसफर बिना पॉलिसी के तो नहीं हो सकता, और ये भी नहीं कि ये पॉलिसी कोई एक दिन में बन गई होगी। इसको लगातार कई महीनों के साथ अंदर जो है ये पॉलिसी तैयार हुई होगी। और पॉलिसी को अगर सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर एजुकेशन इन्वॉल्व है, मिनिस्टर इस पॉलिसी में मौखिक रूप से या लिखित रूप से इन्वॉल्व ना हो, इसका प्रश्न ही नहीं पैदा होता। और अगर मौखिक और लिखित रूप से मिनिस्टर इसमें शामिल नहीं है तो मैं सकता हूं ऐसे मंत्री को एक दिन भी अपने पद पे नहीं रहना चाहिए, तुरंत प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए कि अगर सेक्रेटरी एजुकेशन और डायरेक्टर एजुकेशन उनसे पॉलिसी डिसीजन के बारे में भी उनसे जानकारी लेता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो गलत बयानी कर रही हैं कि एक आदमी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पहले डायरेक्टर एजुकेशन पे बोल रहे थे और टीचर्स मारे फिर रहे थे, और सोमवार को उनके ऑर्डर आने थे, तो संडे को जो है उन्होंने संपर्क किया। अगर यही उनकी सुनवाई कर लेते, यही उनकी बात सुन लेते, तो वो इधर उधर क्यों धक्के खाते? जब उनकी आप नहीं सुन रहे तभी तो वो बेचारे इधर उधर जाते हैं। कोई आदमी बीमार होता है तो किसी डॉक्टर की दवाई उसको रास नहीं आती, तभी दूसरे डॉक्टरों के पास जाता है वो, जब आप उनकी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। और आज जब जो है हमारे अध्यक्ष जी की इंटरवेंशन के बाद हमने सही ढंग से हमने क्या बात रखी, हमने कोई ये नहीं है कि कोई आउट ऑफ द वे जाके उन टीचर्स की मदद की। हमने कहा जब तक एक कंप्रीहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बन जाए, इतने बड़े पैमाने पे टीचर्स की ट्रांसफर करना बिना किसी पॉलिसी के टोटली तरीके से बेमानी है। और टीचिंग जॉब जो है वो बॉन्डिंग का जॉब है। टीचिंग जॉब नॉर्मल गवर्नमेंट का जॉब नहीं है कि 10 साल कोई किसी को एक स्कूल में हो गया है, अगर उसकी शिकायत है तो उसको जरूर हटाना चाहिए। जितना वो उस स्कूल में रहेगा, उन बच्चों के साथ, उस टीचर्स की और उस स्कूल के साथ उसकी उतनी बॉन्डिंग बढ़ेगी। तो उसको, अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।